नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो अमेरिका से आ रही बड़ी खबर इस वक्त की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच मुकाबला। अमेरिका में 37% वोटर्स ने पोस्टल बैलेट से जो है वोट डाला है। 7 नवंबर को आ सकते हैं चुनाव के नतीजे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच जोरदार मुकाबला। अमेरिका में 37% वोटर्स ने पोस्टल से डाला वोट। 7 नवंबर को आ सकते हैं चुनाव के नतीजे। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच सीधा मुकाबला। अमेरिका में 37% वोटर्स ने पोस्टल बैलेट से जो है वोट डाला है। वो वोट डल चुके हैं। लगभग 7 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो अपना मत का इस्तेमाल अमेरिका में कर चुके हैं। एक और जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच सीधा मुकाबला है। 37% वोटर्स ने पोस्टल से डाला वोट। 7 नवंबर को नतीजे आ सकते हैं। ट्रंप को कमला हैरिस से मिल रही है जोरदार चुनौती। लेकिन क्या वाकई में अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी? क्योंकि इतिहास है कि अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति अमेरिका में नहीं बनी है। तो क्या कमला हैरिस इतिहास रच पाएंगी, ये समझना होगा। और हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। देवनाथ सर, थैंक यू। बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव अमेरिका में सर, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस, और पूरी दुनिया की नजरें, क्योंकि अमेरिका में क्या चुनाव के नतीजे आएंगे उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि दुनिया ने किस तरफ चलना है। लेकिन बड़ा अहम सवाल सर, क्या अमेरिका की जनता कमला हैरिस पर भरोसा जताएगी? क्योंकि ये इतिहास होगा अगर ऐसा हो गया तो। राजेश, बहुत ही शानदार इलेक्शन होने जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों की टकटकी जो है इस वक्त अमेरिका के ऊपर छाई हुई है। एक कहावत है कि अगर अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को बुखार आ जाता है। अब जहां तक कमला हैरिस की बात है, ये समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेट पार्टी के जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि जब तक जो बाइडेन थे लीड कर रहे थे डेमोक्रेट पार्टी को और वो डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार थे, तब तक उनका जरा वहां पर अंधेरा तो नहीं बट थोड़ी सी छाया ढली हुई थी। और काफी लोगों को, डेमोक्रेट्स को भी लग रहा था कि शायद जो बाइडेन उम्र हो गई है, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, डगमगा जाते हैं। लेकिन जब से जो बाइडेन को साइड में करके कमला हैरिस को सामने लाया गया है, तब से डेमोक्रेट्स के जो कार्यकर्ता हैं उन पर अचानक जोश आ गया है। गौरतलब बात है कि जैसे ही कमला हैरिस को डेमोक्रेट का प्रेसिडेंट का कैंडिडेट चुना गया, तुरंत उनकी जो फंडिंग है उसमें करीबन 12% का इजाफा हुआ। तो ये दिखाता है कि जो डेमोक्रेट लोग हैं उनमें सडनली जोश आ गया। फंडिंग 12% बढ़ जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनकी चिंता बढ़ गई है। जब तक जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे डेमोक्रेट्स के, तब तक जो बाइडेन बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते थे और इस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे जैसे कि वो ही भविष्य में बनने वाले प्रेसिडेंट हैं। लेकिन अब कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन गई है। कमाल की बात हो गई है। ट्रंप जो कि पहले हर स्टेट में ओपिनियन पोल के हिसाब से 4-6% से लीड कर रहे थे, अब सब जगह कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में महज 1% या 2% का ही फर्क रह गया है। यानी किसी को अभी तक नहीं मालूम कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है।
चलिए इंतजार करना होगा अमेरिका के नतीजों पर। पूरी दुनिया की नजरें, जैसा सर ने भी बताया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद देवनाथ सर के पास हम लौटेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच एक और बड़ी खबर, भारत और हिंदुओं के खिलाफ कनाडा में हमले, खालिस्तानियों का खुलकर समर्थन कर रही कनाडा पुलिस। भारत के ऐतराज के बाद पुलिसकर्मी सस्पेंड, खालिस्तानियों का गढ़ बन चुका है कनाडा। भारत और हिंदुओं के खिलाफ कनाडा में हमले, खालिस्तानियों का खुलकर समर्थन कर रही पुलिस। ये तस्वीरें एमबीएस के साथ जो तस्वीरें जरा प्ले करिएगा। हिंदू मंदिर पर जब हमला हुआ, वहां पे श्रद्धालु पूजा करने के लिए गए थे और खालिस्तानी आए और जो लोग मंदिर में पूजा करने गए थे उनके ऊपर डंडों से हमला किया। ये कनाडा की हालत है, ये देखिए आप। ये भारत से ही लोग गए हुए हैं और भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी, लगातार हमले। ये तस्वीरें आप देखिए, आप कनाडा से आई ये तस्वीरें। और हैरानगी की बात की कनाडा की पुलिस लगातार समर्थन कर रही थी इन हमलों पर। बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें, जहां पर खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर में पूजा करने के लोगों के ऊपर, हिंदुओं पर हमला किया। और सबसे बड़ा सवाल, जस्टिन ट्रूडो की पुलिस उनका समर्थन करती हुई नजर आई। यही वो पुलिस अधिकारी हैं जो लगातार प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर लोगों पे हमला कर रहे थे। हालांकि इन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बात आगे बढ़ रही है सर। ये बात, चलिए पहले ट्वीट देख लीजिए पीएम मोदी ने क्या कहा। मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशों भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा की ऐसी हरकतें भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर सकती। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार जो है वो इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी और न्याय सुनिश्चित करेगी, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान दिया गया, क्या कुछ कहा गया वो भी आपको दिखाते हैं। रणधीर जायसवाल कहते हैं कि हम कल ओंटारियो के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। हम कनाडा सरकार से यह भी सुनिश्चित करने की मांग करते हैं कि सभी पूजा स्थलों को ऐसे हमलों से बचाया जाए। रणधीर जायसवाल, प्रवक्ता विदेश मंत्रालय। हम सीधा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, अहम पॉइंट जिस पे बात करना बेहद जरूरी है इस वक्त कि जस्टिन ट्रूडो को सिख खालिस्तानी तो दिख जाते हैं, उनका धर्म दिख जाता है, लेकिन जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं उनको लेकर उनकी नजरें बंद है। और ये जो भारत और कनाडा की टेंशन है एक नए लेवल तक जा रही है सर, इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। राजेश, जस्टिन ट्रूडो को समझना पड़ेगा कि वो अपनी सरकार बचाने के लिए जिन खालिस्तानियों के समर्थन पर टिके हुए हैं, यह उनको नीचे से नीचे गड्ढे की तरफ ले जा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो माइनॉरिटी सरकार है, अपने बलबूते पर खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए लेफ्ट राइट सेंटर, सही या गलत, सभी लोगों से वो सपोर्ट ले लेते हैं। जस्टिन ट्रूडो को समझना पड़ेगा कि ये जगमीत सिंह जो हैं ये खालिस्तानी नहीं है, ये कैनेडियन टेररिस्ट हैं और कनाडा में रहते हुए ये भारत विरोधी जो कार्रवाइयां कर रहे हैं ये इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत आता है। इसलिए भारत सरकार ने बार बार जस्टिन ट्रूडो की सरकार से अपील की है कि वो इन टेररिस्ट को अपने यहाँ पर कंट्रोल में रखें। दुख की बात है कि जस्टिन ट्रूडो शायद इसको समझते हुए भी ना समझ होने की एक्टिंग कर रहे हैं। अगले साल कनाडा में इलेक्शंस हैं और उसमें जस्टिन ट्रूडो जो हैं उनको कनाडा के जो सिख भाई लोग हैं
उनका समर्थन जी चाहिए, उनकी फंडिंग चाहिए। इसीलिए वो आंख बंद करके इस तरह के आतंकवादी गिरोहों को उनकी आतंकवादी कार्रवाइयों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी ब्रैम्पटन में जो मंदिर में हुआ है, इसके बारे में तो कोई शक ही नहीं है कि इससे उन्होंने कनाडा में रहने वाले सिख भाइयों और हिंदू भाइयों के बीच में एक तनाव का माहौल पैदा करने को अंजाम दिया है। कनाडियन पुलिस, जो उनकी रॉयल कनाडियन जी, माउंटेड पुलिस है, उसका व्यवहार तो एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन देखा लेकिन गया, ऐसा नहीं है। और जो कि वीडियो में एविडेंस है, कि वह जो है आ, आ, जो आतंकवादी हैं वहां कनाडा के, सिख भ्रमित कह आतंकवादी, सकते हैं उनको तो जी, रोक नहीं रहे, जबकि उन्होंने जरूरत खालिस्तानियों से का ज्यादा समर्थन फोर्स कह का सकते हैं कि इस्तेमाल कनाडा करते की हुए पुलिस हिंदुओं कर को रही है। दबाया। ठीक है सर, और ये एक बड़ी टेंशन की बात है। मैं लौटता हूं सर आपके पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद देवनाथ सर के पास हम लौटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, मालदीव ने पाक से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया। तालिबानी डिप्लोमेट से मिले थे हाई कमिश्नर। सरकार की परमिशन के बिना तालिबान से मिले मोहम्मद तोहा। विदेश मंत्रालय बोला मोहम्मद तोहा पर कार्रवाई होगी। मालदीव ने पाक से हाई कमिश्नर को वापस बुलाया। तालिबानी डिप्लोमेट से मिल रहे थे मोहम्मद तोहा। मालदीव ने पाक से हाई कमिश्नर को वापस बुलाया। तालिबानी डिप्लोमेट से मिल रहे थे मोहम्मद तोहा। सरकार की परमिशन के बिना तालिबान से मिले तोहा। विदेश मंत्रालय बोला मोहम्मद तोहा पर कार्रवाई होगी। हम सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मोहम्मद तोहा हाई कमिश्नर मालदीव के पाकिस्तान में तालिबान के प्रतिनिधि के साथ मिलते हुए पाए गए। मुइजू ने फैसला लिया कि वापस बुलाया जाए, लेकिन मुइजू का फैसला सही है, लेकिन ये मुलाकात कराई किसने, वो भी समझना होगा, और इस मुलाकात का मकसद क्या है, ये भी समझना होगा सर। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है राजेश। मालदीव जो है पिछले एक साल से कुछ भारत विरोधी सेंटिमेंट से ग्रस्त था, लेकिन हाल ही में जब राष्ट्रपति मोइजू भारत में आए तो उनका बड़ा आदर किया गया, सत्कार किया गया। भारत सरकार ने 750 करोड़ रुपए की इजी लोन सैंक्शन कर दिए मालदीव के साथ। इसी के साथ भारत सरकार ने भारत के जो टूरिस्ट हैं उनको भी कहा है कि अगर भारतीय चाहें तो मालदीव में बड़ी तादाद में टूरिस्ट बन के जा सकते हैं। मालदीव को मालूम है कि उनकी इकोनॉमी जो है भारत के साथ रहेंगे तभी आगे बढ़ेगी। देखिए, मालदीव में जितना डे टू डे रिक्वायरमेंट होता है, चाहे सीमेंट हो, रेत हो, लोहा हो, या खाने पीने की जी चीजें हो, चावल हो, दाल हो, कंडीमेंट्स हो, सब भारत से ही जाता है। तो मईजू को अब बहुत अच्छा लगा जब वो भारत में आ गए, और भारत सरकार ने उन्हें उचित राष्ट्रपति लेवल पर बहुत आदर दिया, सम्मान दिया। इसके बाद अब जी जो कार्रवाई पाकिस्तान में जो उनके हाई कमिश्नर थे उनके विरुद्ध की गई है, ये दर्शाता है कि मालदीव जो है वो आस्ते आस्ते भारत के साथ अपनी मित्रता को मजबूत करना चाहता है। देखिए, पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान ये सोचता है कि मालदीव में तो 95% लोग मुस्लिम हैं, तो जी मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसा नहीं होता है। मालदीव के जो ओके, लोग हैं वो ज्यादातर भारत के साथ मित्रता चाहते हैं। वो पाकिस्तान की कट्टरपंथी धार्मिक भावनाओं को सोच के खिलाफ पाकिस्तान है। से जी मालदीव नहीं ले जाना चाहते। तो बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए कि मालदीव ने अपने हाई कमिश्नर को काबू में ले लिया। वापस बुलाया। जी। चलिए ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, उसके बाद देवनाथ सर के पास लौटेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, उसके बाद देवनाथ सर के पास हम लौटेंगे। पाक पीएम शहबाज शरीफ का मुनीर को तोहफा। 5 साल तक पाक आर्मी चीफ रहेंगे जनरल मुनीर। 5 साल तक होगा सशस्त्र बलों के प्रमुखों का कार्यकाल। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने पास किया बिल। बड़ी खबर आपको बता दें, पाक पीएम शहबाज शरीफ का जनरल मुनीर को तोहफा। पाक पीएम शहबाज शरीफ का जनरल मुनीर को तोहफा। 5 साल तक पाक आर्मी चीफ रहेंगे जनरल मुनीर। 5 साल का होगा सशस्त्र बलों के प्रमुखों का कार्यकाल। 5 साल आर्मी चीफ रहेंगे मुनीर। नेशनल असेंबली में बिल पास। सैन्य प्रमुख 5 साल रहेंगे चीफ। जनरल मुनीर को दिया तोहफा।
इमरान खान की बढ़ सकती है मुश्किलें, 5 से 10 साल रहते हैं वैसे भी पाक आर्मी चीफ, ये चीज साफ है। सरकार न बढ़ाए तो खुद बढ़ाते हैं अपना कार्यकाल, और परवेज मुशर्रफ से लेकर बाजवा तक ऐसा कई बार हो चुका है। हम सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। सर, बल्ले बल्ले तीनों ही सेना प्रमुख की और तमाम सैन्य प्रमुखों की पाकिस्तान में 2 की बजाय अब 5 साल सर्विस करने को मिल रही है। 60-62 की बजाय 65 साल तक पाकिस्तान में सेवा करेंगे, आर्मी की कमान करेंगे। तो क्या जो जूनियर जनरल्स हैं जो मेरिट लिस्ट में आगे चल रहे थे, जिनको आर्मी चीफ बनना था, उनके लिए सेटबैक, और सबसे बड़ा सेटबैक इमरान खान के लिए जो कि इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें हटे यहां से? राजेश, पाकिस्तान बहुत ही क्या कहें, अजीबोगरीब देश है। हम सोचते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आर्मी जो है वो सरकार के, सिविलियन गवर्नमेंट के मातहत काम करती है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है। वहां सरकार जो है वो आर्मी के कहने पर चलती है। अभी जनरल आसिम मुनीर को जो 5 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है, ये दिखाता है कि वहां की सरकार को भी लग रहा है कि अगर सत्ता में रहना है तो आसिम मुनीर को खुश रखना है। एक और चीज है, ओके, अब वो 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो वो शहबाज शरीफ की सरकार को सपोर्ट करते रहेंगे, आर्मी के बलबूते पर ही टिके हुए हैं। जी। दूसरी चीज है कि हाँ, इमरान खान की दिक्कतें बढ़ गई हैं, यानी 2027 के पहले ही वहां नेशनल असेंबली इलेक्शन जब होंगे तो उसमें इमरान खान की पार्टी जो है उसको आसिम मुनीर और पाकिस्तान की जो आर्मी के आईएसआई चीफ वगैरह हैं वो पसंद नहीं करते हैं। तो इमरान की खान की प्रॉब्लम डबल हो गई है। ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में हम कहते हैं ना कि आर्मी, हर देश की एक आर्मी होती है। पाकिस्तान की आर्मी का एक देश है, और जैसे ओके, भारत है, अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, सब जगह आर्मी इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अब ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपने ओके, सही वाजिब सवाल किया कि सुपरसीडेड जनरल्स का क्या होता है। देखिए, पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। जो लेफ्टिनेंट जनरल जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम आर्मी चीफ बनेंगे या एयरफोर्स चीफ बनेंगे या नेवी के चीफ बनेंगे, उनके वहां उनको मरहम लगाने के लिए सुपरसीडेड होने के बाद पाकिस्तान की सरकार इधर उधर देश के अंदर या देश के बाहर कुछ बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के चेयरमैन बना देती है, किसी को छोटे मोटे देश में एम्बेसडर बना देती है, किसी को जी। इधर उधर गवर्नर बना देती है। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल सुपरसीडेड होते हैं वो भी खुश रहते हैं कि चलो न्यूजीलैंड का हाई कमिश्नर बन के चला जाता हूँ। जी। ओके, चलिए, ये एक बड़ी बात है, लेकिन एक चीज और भी है कि ये तो बाकायदा बिल पास करके सर्विस एक्सटेंड की गई है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जनरल मुशर्रफ से लेकर बाजवा तक तो खुद भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है अपनी सर्विस को बढ़ा देते हैं। मैं लौटता हूं सर आपके पास, क्योंकि पाक चीन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हमारे पास है जिसपे हम बातचीत करेंगे। तो J-35 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन ने दुनिया को दिखाया नया फाइटर जेट। चीन का दावा स्टील्थ जेट है J-35। पाकिस्तान भी चीन से खरीद रहा है J-35। इंडियन एयरफोर्स को चाहिए 5th जनरेशन फाइटर जेट। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, चीन ने दुनिया को दिखाया नया फाइटर जेट। चीन का दावा स्टील्थ फाइटर जेट है J-35। पाकिस्तान भी चीन से खरीद रहा है J-35। इंडियन एयरफोर्स को भी चाहिए 5th जनरेशन फाइटर जेट। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। देवनाथ सर, कैसे हम देखें चीन का J-35 कहें या J-31 भी कहें, वो कहा जा रहा है कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। पाकिस्तान की आर्मी के साथ डील हो चुकी है, वो पाक की एयरफोर्स लगातार उसको उड़ाने का अभ्यास कर रही है, और यहाँ पर भारत अमेरिका से इंजन का इंतजार कर रहा है सर। राजेश, ये खबरें कि पाकिस्तान के पायलट जो हैं वो J-31 उड़ा रहे हैं, ये खबरें तो पिछले 1 साल 6 महीने से आ रही थी। वो वहां पर उनका एक्सपेरिमेंटल टेस्ट फ्लाइट कर रहे हैं। ये दुनिया के सारे देशों में बहुत कॉमन है। हमारे इंडियन एयरफोर्स के भी जो टेस्ट पायलट हैं वो कभी यूरोप में जाते हैं तो यूरोफाइटर उड़ा लेते हैं, अमेरिका में जी, जाते हैं तो थोड़ा सा F-22 F-35 उड़ा लेते हैं एज ए टेस्ट पायलट। जहां तक J-35 की बात है,
अभी तक ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स आई नहीं है। इतना ही ज्ञात है कि J-31 का एडवांस वर्जन है। स्टेल्थ कैपेबिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं, यानी रेडार की जद्दोजहद से बाहर रह सकता है, ऐसा दावा है चीन का। इसमें शायद बहुत ही बढ़िया पहले से इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट लगाया गया है। जी CMDS बोलते हैं, काउंटर मेजर होते हैं, चेफ ओके डिस्पेंसर्स होते हैं, इंफ्रारेड फ्लेयर्स फायर करते हैं। वो शायद ज्यादा एडवांस लगा हुआ है। लेकिन चिंता की बात नहीं है राजेश, क्योंकि अभी ये डेवलपमेंटल स्टेज में है। जब तक वो इसको ऑपरेशनली डिप्लॉय करते हैं अच्छी तादाद में, वक्त कम से उसके कम अंदर जब वक्त तक लगे, लेकिन 30 40 ठीक 60 है मैं बनाते हैं, इंडियन एयरफोर्स की 5 बात साल करना 10 चाहूंगा साल सर। लग जाएगा। एग्री। लेकिन मैं इंडियन एयरफोर्स की बात करना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि 114 फाइटर प्लेन का, जो कि 4.5 जनरेशन के होंगे, उसका टेंडर जारी हो सकता है। भारत किसके बारे में सोच रहा है, SU-57 या फिर अमेरिका का F-35 भी सामने, लेकिन वो जनरेशन का है, या फिर दोबारा हम राफेल पे भरोसा जताने जा रहे हैं सर? राजेश, फिलहाल भारत सरकार जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर रही है, उसमें हम 4.5 प्लस जनरेशन हवाई जहाज लेना चाहते हैं। तो ओके अमेरिका ने हमें ऑफर किया है F-16, F-15, F-18 और F-21। जो ओके फिफ्थ जनरेशन का, जैसे हम सोचते हैं स्टेल्थ फाइटर विमान है, जैसे कि F-35 है, F-22 है, या रूस का सुखोई 57 है, फिलहाल वो भारत सरकार की एजेंडा में है नहीं। जो हम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ढूंढ रहे हैं, 114 लेंगे। ये इनमें कैसे जा जाएंगे, जैसे यूरोप का यूरो फाइटर हो गया, जी या फ्रांस का रफाएल है, उसका एडवांस वर्जन हो गया। अमेरिका बोल रहा है कि F-15, F-16, F-18 ले लो, F-21 ले लो। F-21 में जी राजेश बता दूं, अमेरिका जो हमें ऑफर कर रहा है वो ड्राइंग बोर्ड पर है। उसमें ओके बेसिकली इंजन और एयरफ्रेम तो F-16 का है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो एयर टू एयर रेडार है, वेपन डिलीवरी कंप्यूटर है, सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट जो है, काउंटर मेजर्स जो होते हैं, जी फ्लेयर या शेफ डिस्पेंसर्स, वो उसमें लगा रहे हैं F-22 वाला। तो बहुत ही ठीक एडवांस है जहाज बनेगा F-21, अमेरिका हमें ऑफर कर रहा है। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि जो हम अभी FC फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहे हैं 114, ये फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर विमान नहीं होंगे। जी जी हमें अपने AMCA का भी और तेजस मार्क 1 का भी इंतजार करना होगा, उसका भी पूरे देश को इंतजार है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।